नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ वो टॉपिक आर्टिकल्स है। ग्रामर का एक टुकड़ा जो है आपका आर्टिकल्स है, जिसका प्रयोग हम लोग अंग्रेजी सेंटेंस में बहुत बार करते हैं। बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ रिटेन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आर्टिकल्स आखिर कहाँ से निकला है? आपको पिछला वीडियो में, ढेर सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार से जो है वर्ड्स को जो है ये 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भाग में अर्थात यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से चैप्टर बांटा गया। तो आखिर ये आर्टिकल्स निकला है तो कहाँ से निकला है? तो ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव से निकला है। ऐसे आर्टिकल्स का अर्थ आप देखेंगे तो हिंदी में अर्थ बहुत इसका होता है। आर्टिकल्स मीन्स विषय होता है, धारा होता है, अनुच्छेद होता है, लेख होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का क्या अर्थ है उसके पीछे मत भागिए। ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव का एक टुकड़ा है, एडजेक्टिव से निकला हुआ भाग है ग्रामर के चैप्टर से। तो इसी आर्टिकल्स में जो है इसका दो यूनिट है, दो डिवाइड किया गया है। तो अब चलते हैं कि आर्टिकल्स को दो भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये दो भाग आपका जो है, एक है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ पर देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल मिस हो जाता है अनिश्चित आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल मिस हो जाता है निश्चित आर्टिकल। यानी इसका अर्थ स्पष्ट आर्टिकल के बारे में हो रहा है और ये अस्पष्ट आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर जो है निश्चित और अनिश्चित वर्ड को सुनने से ही ऐसा पता चलता है कि अनिश्चित यानी कि जिसके बारे में कुछ जानकारी पहले से ना हो, और डिफिनिट आर्टिकल से पता चल रहा है कि जिसका जानकारी हमको पहले से हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन जो इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत में आता है, वहीं पर आप द जो है, ये द और इसका उच्चारण कभी कभी दी भी होता है, लेकिन द और दी कब इसका उच्चारण होगा इसके पर हम विशेष बताएंगे। जब यूज ऑफ द का प्रयोग पूरी तरह से बताएंगे तो आप बताएंगे। अभी फिलहाल हम द बोलेंगे इसको। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन और डिफिनिट आर्टिकल में आपका द। अब दोनों में थोड़ा सा निश्चित और अनिश्चित को दर्शाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के तरफ में, जिसमें देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ उदाहरण के रूप में, ही इज अ किंग। आप इसको आ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। तो ही इज अ किंग, वह एक राजा है। तो यहाँ पर ही इज अ किंग जो हम बोले, इससे आपको स्पष्ट पता नहीं चल पाए कि आ किंग राजा तो है, लेकिन कहाँ का राजा है, किस राजा के बारे में इस वाक्य में चर्चा किया जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यानी कि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी निश्चित रूप से पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ही इज अ किंग, वह एक राजा है, इसलिए यहाँ द न लग करके ए लगा है। लेकिन इसी का दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर इसमें डिफिनिट आर्टिकल में यहाँ पर भी किंग है, लेकिन किंग से पहले ए ना लगा है, किंग से पहले द लगा हुआ है। तो यहाँ पर किंग से पहले द देखिए किस तरह से। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज द किंग ऑफ अयोध्या। ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, यानी वो राजा तो है, वो एक राजा है, लेकिन वो राजा अयोध्या का है। तो वो राजा कहाँ का है? अयोध्या का है। यानी ये क्लियर स्पष्ट है, राजा है लेकिन अयोध्या का है। इसलिए यहाँ पर ही इज अ किंग ना हो करके ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, वो अयोध्या का राजा है। तो इसमें निश्चितता का बात पता चल रहा है, यानी इस वाक्य को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ एक राजा का चर्चा हो रहा है, लेकिन वो राजा जहाँ का है उसका भी क्लियर वर्णन किया गया है, अयोध्या का राजा है। इसलिए यहाँ ए किंग ना होकर के द किंग होगा। और यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है, जिससे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि वो राजा कहाँ का है, तो यहाँ पर ए होगा। तो आपका इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल में आप देखें तो ये ए एन और द में यही है कि द में कोई विशेषता, विशेष स्थिति को दर्शाता है, और जिसके बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है तो वहाँ पर द लगाते हैं। और जो पहली बार इस्तेमाल होता है और जिसके बारे में आप कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, तो वैसे जगह पर ए या एन लगता है। जैसे कि आगे फिर देखिए, कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण से आपको पता चलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो लड़का है, कौन लड़का है, कहाँ का लड़का है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ द न लग करके क्या हो रहा है, ए का प्रयोग हो रहा है। दिस इज
अ बॉय, यह एक लड़का है। दूसरा सेंटेंस में देखिए ये आपका ये दिस इज अ बॉय, यहाँ पर जो है आपका ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। वहीं पर दूसरा देखिए एन ऑनेस्ट, एन का प्रयोग देखिए, एन ऑनेस्ट मैन गिव्स मी अ गिफ्ट, यानी कि एक ईमानदार आदमी मुझे एक उपहार देता है। तो यहाँ पर एन या ए का इस्तेमाल हुआ है, तो कौन ईमानदार आदमी कैसा गिफ्ट, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी जगह पर जो है कि एन का प्रयोग या ए का प्रयोग हुआ है और ये इंडिफिनिट आर्टिकल के रूप में इस उदाहरण में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम अपने किसी दोस्त को या किसी को अपने घर के बारे में बहुत बार वर्णन कर चुके हैं, बता चुके हैं, और उसके बाद अपने घर के रास्ते से पार और इसी वक्त अगर हम अपने दोस्त को अपना घर दिखा रहे हैं, तो वहां पर हम उसको पहले से ही बता चुके, तो उस जगह पर जब हम बताएंगे तो बताएंगे दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, यानी वही घर, यानी एक बार बोलते बोलते वो समझ में आ जाएगा वो जिसके बारे में ये हमेशा चर्चा करता है। तो यहाँ पर जो आपका द लगा हुआ है हाउस से पहले, तो ये हाउस पहले से चर्चा किया हुआ होने के कारण से यहाँ पर ए न लग करके द, यानी यह निश्चितता को बोध कराता है जिसके बारे में चर्चा हो चुका है। अब यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल में भी देखिए कि यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, आप वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी, आप वही आदमी हो, यानी जिस आदमी को मैं पहले से ही जानता हूं और जिन्होंने मेरी मदद की थी, तो उस पर हम जोर दे करके जो है इस वाक्य को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर ए मैन ना होकर के द मैन होगा, तो ये दोनों वाक्य में द का इस्तेमाल किए हैं जिससे निश्चितता का बोध होता है, यानी जिसके बारे में पहले से ही कुछ पता है। और ये दोनों वाक्य में अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए ए बी वाला एग्जाम्पल में ए का या एन का या ए का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ए एन और द जो है ये तीनों का तीनों जो है आपका उदाहरण जो है आर्टिकल्स का ही भाग है, लेकिन उसमें से ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहलाएगा और द जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। इसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चर्चा करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपका स्पष्ट होते चला जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब इसमें एक सवाल फिर दुविधा होता है कि भाई ए कब लगाएं और एन कब लगाएं, कैसे स्थिति में कब ए लगाएं, क्योंकि दोनों का तो अर्थ एक ही होगा, एक या कोई होगा, लेकिन कब ए लगाएंगे कब एन लगाएंगे। तो इसको समझने के लिए यूज ऑफ ए को पहले समझते हैं कि किस स्थिति में कैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए लगाएंगे और कैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगाएंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि यूज ऑफ ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग पहले समझिए उसके बाद एन का प्रयोग को समझाएंगे। तो यहाँ पर ए, तो इसको देखिए इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं, इसको देखिए लिखा हुआ ए का अर्थ एक या कोई होता है, ए का अर्थ एक या कोई होता है। और इसका प्रयोग देखिए ए का प्रयोग वैसे शब्द, ब्रैकेट में लिखा हुआ एस सी एन, एस सी एन का मतलब यहाँ समझिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब गिनी जाने वाली संज्ञा जिसमें एक का बोध हो, एक गिनी जाने वाली संज्ञा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ फुल फॉर्म हुआ एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन में से कोई नहीं लग सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो वैसे जगह पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब हो गया बॉय, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय मतलब लड़का, और बॉयज बोलेंगे तो फिर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि प्लूरल से पहले हम लोग एन नहीं लगाते, हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं। तो यहाँ बॉय से पहले लगाएंगे, बॉयज से पहले नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर एसियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिसका पहला अक्षर का उच्चारण, यानी हिंदी में ध्यान देना है कि हिंदी में पहला अक्षर का उच्चारण क्या हो रहा है, जिसका पहला अक्षर का उच्चारण हिंदी का व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि मतलब समझते हैं व्यंजन वर्ण, यानी क ख ज्ञ लिखा हुआ है, यानी क से लेकर ज्ञ तक, क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक आपका टोटल जो है व्यंजन ध्वनि है। तो वो व्यंजन ध्वनि अगर इसका आए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है
तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए लगाएंगे। एक पुराना पैटर्न है जिसमें बहुत बच्चों को सिखाया जाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर को देखना, अगर वो कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहां पर ए लगेगा, और अगर वो वॉवेल रहेगा तो वहां पर एन लगेगा। लेकिन वो पुराना पैटर्न अभी नहीं चल रहा है। अभी जो है कि उसका उच्चारण को ध्यान में रखते हुए ए और एन लगता है, ना कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर को देख करके। तो जी अगर आप वहां पर देखेंगे, जैसे जिस प्रकार से आपका है यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए बॉय, इस बॉय को हिंदी में लिख करके पहले आप देखिए बॉय, और हिंदी में पहला अक्षर ब जो लिखा हुआ है वो ब आपका व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है, इसको पता कीजिए। तो क से लेकर ज्ञ तक के अंतर्गत में ही आपका जो आता है ब आता है। तो ये ब आपका क्या हो गया, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण है इसलिए आपका यहाँ ए लगेगा। ऐसे यहाँ बी आपका कॉन्सोनेंट भी है और उच्चारण भी व्यंजन वर्ण में आपका है पहला अक्षर का, तो आपका ए लगेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर है। लेकिन अगर आपका यहाँ अगर आपका वॉवेल भी रहे लेकिन उच्चारण व्यंजन वर्ण में हो तो भी ये लगेगा आपका। जैसे आगे हम दिखाएंगे, अभी पहले इसमें देखिए बॉय, यहाँ भी उच्चारण देख लीजिए ब, तो ए लगा। डॉग, डॉग में देखिए डॉग से पहले ए लगा। ड अक्षर आपका व्यंजन वर्ण का ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन देखिए ये इसके बाद का एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में देखिए यू, ये तो मेरा वॉवेल है, लेकिन यहाँ यू वॉवेल है, इसके बावजूद भी एन नहीं लगा, ए लगा। इसका कारण क्या, यही समझना है, इस चीज को ठीक से समझिए। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में देखिए यू पहला अक्षर क्या है, यू वॉवेल है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण करके देखिए यूनिवर्सिटी, या अक्षर से शुरू है, हुआ। तो यह अक्षर से शुरू है, तो यह क्या है आपका, यह आपका व्यंजन वर्ण है। तो इस कॉन्सोनेंट साउंड, इस व्यंजन वर्ण के ध्वनि को देखते हुए यहाँ पर हम लोग एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इस जगह पर आप देख लिए कि ए लगने का कारण इसका ध्वनि, इसका उच्चारण को देखिए, व्यंजन वर्ण से शुरू हुआ है इसलिए ए लगाए, या गलती से भी एन नहीं लगाए। देखिए इसके बाद ए वन रूपी नोट, तो यहाँ पर ओ एन ई वन, तो ओ जो है आपका वॉवेल, लेटर आपका वॉवेल है, लेकिन उच्चारण करके देखिए वन, व ना वन। तो वन, व जो है आपका क्या है, वो आपका व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण होने के कारण से आपका जो व्यंजन वर्ण होने के कारण से आपका क्या हो गया कि वो जो है व्यंजन वर्ण आपका वन, वन आपका जो है कि लेटर आपका वॉवेल है, लेकिन आपका उच्चारण देखिए वन, वो आपका व्यंजन ध्वनि है, जिस कारण से एन न लग करके मेरा यहाँ पर क्या लगा, ए लगा। यहाँ पर मेरा ए लगा, ए वन रूपी नोट, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इस लेटर को देख करके नहीं लगा, इसका उच्चारण को देख करके लगा, हिंदी का उच्चारण। यहीं पर ए यूनिट, यूनिट तो यहाँ यू को देख करके ये नहीं लगा, बल्कि हिंदी का उच्चारण या अक्षर यानी व्यंजन वर्ण को देख करके यहाँ ए लगा। उसी तरह से यूरोपियन, यहाँ पर ई को देख करके, ई लेटर को देख करके नहीं, बल्कि हिंदी का उच्चारण यू या अक्षर को देख करके ये लगा। तो आपको इस ऐसी स्थिति में जहां आपको लगे कि यहाँ पर ए या एन में से कोई एक लगेगा, तो ध्यान देना, उसका हिंदी में उच्चारण लिख के देखना। अगर वो व्यंजन ध्वनि से शुरू होगा तो वैसे जगह पर हम लोग ए लगाएंगे, और अगर यहाँ पर व्यंजन ध्वनि से शुरू है लेकिन यहाँ वॉवेल अगर लिखा हुआ है, वैसे भी स्थिति में आपका जो है कि यही लगेगा। इसलिए वॉवेल को आपको, वॉवेल लेटर को नहीं देखना है, बल्कि उसका उच्चारण का व्यंजन वर्ण का ध्वनि को देखना है। ऐसी स्थिति में हम लोग का ए लगेगा। तो ए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए हम लोग कब लगाएंगे। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, इसके आगे बताते हैं कि अब यहाँ पर जो है हम लोग एन कब लगाएंगे, एन किस अवस्था में किस तरह से लगाएंगे, तो इस पर चर्चा करेंगे। अब एन पर चर्चा करेंगे कि यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग, कि एन का प्रयोग। तो जिस तरह से ए का जो अर्थ होता है, एन का भी वही अर्थ होता है। एन देखिए, एन का अर्थ एक या कोई होता है, ए में भी यही बताए थे कि ए का अर्थ एक या कोई होता है, उसी तरह से एन का अर्थ
एक या कोई होता है, लेकिन एन का प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग पर विशेष ध्यान दीजिए। एन का प्रयोग वैसे शब्द यानी एससीएन, एससीएन जिसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक वचन का गणनीय संज्ञा से पहले आपका एन के पहले होता है, जिसका पहला अक्षर का उच्चारण स्वर ध्वनि, हिंदी का स्वर ध्वनि यानी अ आ से लेकर अह तक, अ आ ई इस तरह से लेकर के अह तक वॉयल साउंड से शुरू होता है। अगर आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो है हिंदी का उच्चारण को आप देखेंगे, पहला लेटर का वॉयल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान नहीं देना है, हिंदी में उसका उच्चारण करके देखना है कि अगर उसका पहला अक्षर का हिंदी का उच्चारण स्वर वर्ण यानी अ से अ तक में अगर होता है, तो वहां पर उसमें ए के जगह पर एन लगेगा। जैसे देखिए एप्पल, तो एप्पल को हिंदी में लिख करके देखिए एप्पल, तो इसका पहला अक्षर ए है, तो ए होने के कारण से यहाँ पर हम लोग का एन लगा। ऐसे आप सोचोगे कि सर यहाँ पर तो आपका ए वॉयल भी है, तो ठीक है वॉयल है तो और अच्छी बात है, और ज्यादा स्पष्ट हो गया, यहाँ से और यहाँ दोनों मिला करके ज्यादा सुंदर हो गया कि यहाँ वॉयल भी और ये है। दूसरा में भी देखिए एन एग, एक अंडा, तो ई डबल जी एग है, तो ई भी बॉयल है और यहाँ पर स्वर वर्ण का उच्चारण भी है पहला अक्षर, इसलिए एन लगा है। एन ऑक्स, ऑक्स में भी वही है बॉयल और उच्चारण स्वर ध्वनि का है, तो एन, लेकिन इसमें देखिए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, यहाँ पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण करके आप देखिए, हिंदी में उच्चारण आपका ओ, ऑनेस्ट, तो ओ उच्चारण होने के कारण से क्या हुआ कि आपका यहाँ पर ऑनेस्ट एच से शुरू है, लेकिन उच्चारण आपका हिंदी में ऑनेस्ट स्वर ध्वनि से है, इस कारण से यहाँ ए ऑनेस्ट ना होकर के जो हो गया, ए ऑनेस्ट मैन ना होकर के एन ऑनेस्ट मैन होगा, यानी यहाँ पर आपका एन लगेगा, क्योंकि हिंदी का उच्चारण हिंदी का स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। उसी में देखिए एन आवर, एक घंटा, तो एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हिंदी में उच्चारण आवर स्वर वर्ण से है, पहला अक्षर आ, तो इस कारण से एन लगा। ऑनरेबल मैन, तो एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन हिंदी में उसको लिख कर देखेंगे पहला अक्षर ओ यानी स्वर ध्वनि है, जिस कारण से एन लगा। तो यहाँ पर उच्चारण करके देखेंगे और उसका अगर ध्वनि स्वर वर्ण से अ से लेकर आ तक में अगर आए, तो वहां पर एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। अब जैसे इसका आगे और कुछ स्पेशल नोट में बताते हैं, जैसे देखिए एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स लेटर्स, अक्षर जो वॉवेल नहीं है, ये सब अक्षर वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू होता है। जब इसका उच्चारण करके देखिएगा, लिखिएगा एफ को, तो ए एफ, एफ लिखिएगा, ए और फ यानी एफ लिखिएगा, तो ये हिंदी में जब लिखिएगा तो स्वर साउंड इसमें आएगा, तो लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और उपयुक्त अक्षर एन के प्रयोग के समय संक्षिप्त संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में होता है। जब ये सब लेटर अक्षर का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होता है और वहाँ ए या एन का लगाने का जरूरत होता है, तो वहाँ एन लगता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में देखिए, एन एम एल ए, ही इज एन एम एल ए, वह एक एम एल ए है, तो एम एल ए आप करिए देखिए, एम एल ए, तो एम, एम का पहला अक्षर का उच्चारण करके देखिए, देखिए ए, ए, तो ये ए आपका जो है, ये एम बोले तो ए का पहला अक्षर का उच्चारण हिंदी का जो है स्वर ध्वनि से हुआ, जबकि एम मेरा जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हिंदी का उच्चारण करके देखें तो हिंदी के उच्चारण में ए से शुरू हो रहा है एम, तो इसी कारण से एन लगेगा, ए एम एल ए नहीं होगा, ही इज ए एम एल ए नहीं होगा, बल्कि ही इज एन एम एल ए होगा। उसी तरह से एफ ओ, एफ ओ मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, तो एफ ओ, तो एफ ओ, ही इज एन एफ ओ, वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो एफ का उच्चारण हम लोग जो करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ को देखिए हिंदी में जब इसका उच्चारण करें तो ए एफ, ए और फ लिखा हुआ, तो ए, ये पहला अक्षर जो मेरा है वो मेरा स्वर ध्वनि का है, इसलिए यहाँ पर ए एफ ओ ना होकर के होगा एन एफ ओ।
उसी तरह से एनसीसी, तो एनसीसी में देखिए ए हिंदी का उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लिख करके देखिएगा, और उसके बाद अगर स्वर वर्ण से अगर उसका स्टार्टिंग होगा तो वहां पर एन लगेगा। ठीक है, एनसीसी ऑफिसर। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि उसका हिंदी का उच्चारण क्या होता है, और वो हिंदी का उच्चारण में अगर पहला अक्षर स्वर ध्वनि का होगा तो एन लगाएंगे, और पहला अक्षर का उच्चारण व्यंजन ध्वनि का अगर रहेगा तो हम लोग ए लगाएंगे। तो इस तरह से ए और एन को हम लोग समझे कि किस तरह से कब हम लोग ए लगाएंगे और कब हम लोग एन लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखने के बाद जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को जो है एक बार नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो को देख ले, तीसरा बार वीडियो को देख ले, आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आज आप लोग को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग में जो है कि सबसे पहला पॉइंट जो है जिसको हम लिखे हैं स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और उसमें जो है कि आपका पहला लिखा हुआ है कि ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई की मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो जहाँ वजन या लंबाई को बोध कराने वाला वर्ड आपको मिलेगा उससे पहले ए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में देखिए, राइस इज सोल्ड 20 रुपीज़ अ किलो, यानी चावल 20 रुपया किलो बेचा जाता है। तो यहाँ पर 1 किलो, किलो से पहले ए लगा है तो किलो से क्या है, वजन का बोध हो रहा है, यानी किलो हो, ग्राम हो, इस तरह से टन हो, कोई भी वजन वाला चीज़ का बात होगा तो वैसे जगह पर आप जो है कि ए का प्रयोग कीजिएगा। यानी कोई भी आर्टिकल्स रहेगा और वो राइस इज सोल्ड 20 रुपीज़ अ किलो, तो 20 रुपीज़ अ ग्राम, अ टन, यानी टन, ग्राम, किलो, अगर ऐसा वजन वाला वर्ड आपका रहेगा तो उससे पहले आप ए का प्रयोग यानी आ का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, वो करना ज़रूरी है। कॉमन एरर में वहाँ पर जो है कि इसी ए को हटा करके कॉमन एरर दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कि दिया हुआ है, गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, मुझे 1 मीटर लंबा कपड़ा दीजिए। तो यहाँ मीटर, मीटर जो है जो लंबाई को बोध कराने वाला शब्द है, तो लंबाई को बोध कराने वाला वर्ड से पहले देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है लंबाई बोध कराने वाला वर्ड रहेगा, जैसे मीटर रहेगा, फीट रहेगा, किलोमीटर रहेगा, तो वैसे जगह पर उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पॉइंट में आप समझ गए कि ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई की मात्रा को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो वैसे जगह पर ए जो रेड कलर में लिखा हुआ है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पेज पर चलते हैं। तो इसका सेकेंड पेज पर जो है सेकेंड पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए, ए का प्रयोग जो है कि विस्मयादि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एससीएन से पहले किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, उसी को एससीएन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इस एससीएन का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ पर देखेंगे तो आपको एससीएन पूरी तरह समझ में आएगा। कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जिसमें जो है कि एक का बोध होगा तो वैसे एससीएन से पहले किया जाता है, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे है कि यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल जो देख रहे हैं ये एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले प्रिटी एडजेक्टिव है, लेकिन ये गर्ल के कारण से यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपका ए का प्रयोग किया जाता है, तो इस जगह पर ए का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सेकेंड भी जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ सनी आ डे, हाउ सनी आ डे। तो ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना धूप भरा दिन है।
तो कितना धूप भरा दिन है, यहाँ तो डे जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगा है ए, तो ए का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। तो ए का प्रयोग आप समझ गए कि आपका सेकंड पॉइंट में विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्य को बोध करने वाला वाक्य में वहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अब चलते हैं इसका जो है तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ए का प्रयोग वैसे स्थिति में करते हैं जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स को एक ही यूनिट समझा जाता है, यानी कोई वाक्य में दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स ये को एक यूनिट समझा जाता है, वैसे जगह पर जो है हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। दो अलग अलग नाउन आपको लगेगा लेकिन दोनों ही एक का बोध कराएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में मैंने दिया है, ही वॉज रेडी विथ अ कप एंड सॉसर। सबसे पहले कप और सॉसर को समझिए। कप मीन्स होता है प्याला एंड सॉसर मीन्स होता है तस्तरी। तो तस्तरी और प्याला के साथ लोग जो चाय पीते हैं तो वो हमेशा एक जोड़ा में होता है, तो एक जोड़ा में प्याला और तस्तरी के साथ लोग चाय पीते हैं। ये अलग बात है कि आजकल लोग से डायरेक्ट प्याला में ही पीते हैं, लेकिन पहले उसको एक जोड़ी के रूप में तस्तरी और प्याला के साथ चाय पिया करते थे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सॉसर अलग है, कप अलग है, लेकिन दोनों मिल करके एक यूनिट हो गया है, जिस कारण से कप से पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऊपर में लिखे हैं कि ए का प्रयोग वैसे स्थिति में करते हैं जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल को एक ही समझा जाता है। ये दो है लेकिन दोनों का प्रोसेसर अलग अलग है, लेकिन इसको एक ही समझा जाता है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है। कॉमन एरर में जो है इसे जगह पर ए को हटा करके कॉमन एरर को दिया जाता है, जहाँ पर आपको फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ अ सिगरेट इज मेड अप ऑफ ए पेपर एंड टबैको, यानी कि सिगरेट जो बनाया जाता है, सिगरेट को जो बनाया जाता है एक पेपर और तंबाकू और पेपर को मिलाकर मोड़ करके बनाया जाता है, यानी उसमें पेपर और तंबाकू दोनों मिल करके एक यूनिट हो जाता है और तब जा कर के सिगरेट बनता है। तो यहाँ टबैको और जो है टबैको और पेपर दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों मिल करके एक ही यूनिट है, एक ही चीज़ माना जाता है। इस कारण से पेपर से पहले यहाँ पर ए लगा है, इसलिए यहाँ पर ए सिगरेट इज मेड अप ऑफ ए पेपर एंड टबैको, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी एक यूनिट है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखिए ए का प्रयोग निश्चित मात्रा यानी सर्टेन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ निश्चित मात्रा को दर्शाने के लिए जो है कि ए का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ, ए डजन, ए ग्रेट डील ऑफ या ए कपल, तो वैसे जगह पर आपका ए का प्रयोग हुआ। जैसे कि आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत किताब है। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लॉट ऑफ से पहले आपको करना होगा ए लॉट ऑफ। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ लॉट ऑफ से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इस जगह पर जो है कि निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है कि कितना किताब है ना, बहुत किताब है। उसी तरह से आई हैव अ डजन बनानाज, यानी मेरे पास एक दर्जन बनाना है, तो यहाँ पर भी निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है डजन। डजन से पहले आपका क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से ग्रेट डील ऑफ से पहले आपका ए का इस्तेमाल होगा, कपल से पहले भी आपका ए का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ए का प्रयोग निश्चित मात्रा यानी सर्टेन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ए का प्रयोग विशेष भोजन के पहले किया जाता है। ए का प्रयोग विशेष भोजन के पहले किया जाता है। टू सेलिब्रेट समथिंग और इन समवन्स ऑनर, यानी कि
कुछ स्पेशल, कुछ विशेष या किसी विशेष के सम्मान में जो भोजन बनाया जाता है विशेष स्थिति में या विशेष लोगों के सम्मान में, उस भोजन से पहले हम लोग ए लगाएंगे। वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये भोजन जो बना किसी खास के लिए, खास उद्देश्य के लिए बना है। नॉर्मल खाना अगर रहेगा जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट नॉर्मल रहेगा तो उससे पहले यह नहीं लगता। जैसे अगर मैं अपना लंच खाता हूँ, लेता हूँ, आई टेक लंच, तो नॉर्मल यूज है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये नॉर्मल यूज नहीं है, यहाँ पर जो है स्पेशल यूज किया गया। किस तरह से एग्जाम्पल का मीनिंग समझेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ लंच एक विशेष भोजन है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स टू अ लंच टू सेलिब्रेट माई सक्सेस, यानी मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है लंच पर, मैंने विशेष लंच पर बुलाया है अपने सफलता का उत्सव मनाने के लिए। तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि सफलता का उत्सव मनाने के लिए जो लंच है वो खास या विशेष लंच है। तो इस जगह पर जो है कि उस लंच से पहले जो है जो सेलिब्रेट किसी का सम्मान में वो जो लंच रखा गया है, तो उसके कारण से जो है कि यहाँ लंच से पहले ए का प्रयोग हुआ है। हर जगह पर लंच, डिनर ये सबसे पहले नहीं लगेगा, लेकिन वाक्य में देखिएगा किसी का मान सम्मान या स्पेशल चीज़ के स्थिति में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए ए डिनर, डिनर से पहले आप ए नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उस वाक्य में किसी का सम्मान या कुछ विशेष स्थिति वाला जो है डिनर का बात हो रहा है तो वहाँ पर ए लगेगा। जैसे ए डिनर वाज अरेंज्ड टू वेलकम द प्रिंसिपल, यानी डिनर यानी कि दिन का अंतिम भोजन जो व्यवस्था किया गया है किसके स्वागत के लिए, प्रिंसिपल के स्वागत के लिए। तो जो डिनर हो गया, ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिनर रात का भोजन होता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि डिनर रात का भोजन नहीं बल्कि दिन का अंतिम भोजन होता है। रात का अंतिम भोजन सपर होता है। दिन का अंतिम भोजन जो है का व्यवस्था किया गया है प्रिंसिपल के स्वागत के लिए। तो यहाँ किसी का सम्मान के लिए, किसी का ऑनर के लिए ये डिनर व्यवस्था किया गया है, इसलिए डिनर से पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जो है लिखा हुआ है कुछ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने पर भी ए का प्रयोग किया जाता है। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, यानी कुछ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने पर भी ए का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को तो आप जानते ही हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है और कॉमन नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है। तो यहाँ कोई खास व्यक्ति, वस्तु जो है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में जो दिए हैं उससे समझ में आएगा किस तरह से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया गया। तो कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन किस तरह से, जैसे देखिए डायरेक्ट आप न्यूटन, अगर आप साइंटिस्ट जो न्यूटन बोलेंगे तो न्यूटन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। पूरा दुनिया में एक स्पेशल एक न्यूटन थे जिसका नाम साइंटिस्ट के रूप में फेमस है, तो वो एक थे प्रॉपर नाउन में थे, लेकिन उसको भी कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। किस तरह से, उसका संज्ञा किसी और से दे करके बनाया जा सकता है। जैसे दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, तो यह न्यूटन है लेकिन यह एक दूसरा न्यूटन है। यानी कोई लड़का को दिखाते हुए साइंटिस्ट जैसा उसका दिमाग है, तो कोई टीचर भी किसी बच्चे को दिखा सकता है एक को, और बाकी बच्चों को बोले लुक दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, यानी यह दूसरा न्यूटन बनने जा रहा, दूसरा न्यूटन है। यानी कि वो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में व्यक्त कर दिया गया। उसी को जो है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो है, जैसे मुंबई, मुंबई होता है प्रॉपर नाउन, मुंबई, दिल्ली कोई स्थान का नाम जो एक ही हो वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इस वाक्य से उसको कॉमन नाउन बना दिया गया है। इस तरह से जैसे इट इज़ अ सेकेंड मुंबई, यानी कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा शहर है जिसमें मुंबई का सारा खासियत, सारा चीज़ उसके जैसा मिलता है, तो कोई कोई उसका परिचय के रूप में दे सकता है कि लुक इट इज़ ए सेकेंड मुंबई। तो यहाँ पर जो मुंबई जो है यह
दूसरा मुंबई, एक मुंबई तो है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ जो मुंबई जो हम सिटी दे रहे हैं, इस सिटी में भी मुंबई का सारा खासियत है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेकेंड मुंबई। तो इस मुंबई को जो है, जो प्रॉपर नाउन था जिसको कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करके इससे पहले ए का प्रयोग किया गया, तो इस ऐसे जगह पर भी हम लोग जो है ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे जगह पर ए को हटा कर दिया जाता है, डायरेक्ट बोला जाता है दिस इज सेकेंड न्यूटन। तो दिस इज सेकेंड न्यूटन अगर आप इसको जानेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे भाई कि यहाँ पर कॉमन नाउन बनाया गया, तो इससे पहले ए लगना चाहिए था, ए छोड़ दिया है। तो इसी तरह से जो है कि ऐसे जगह पर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना करने के समय में ए का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 7th में जो है, अब जो है कुछ इडियमेटिक यूज में जो है जहाँ पर फिक्स है कि वो लगता ही है, वो जब तक ए का प्रयोग नहीं होगा तो वो अधूरा सा हो जाएगा, और कॉमन एरर में उस ए को हटा करके या ए के जगह पर दूसरा आर्टिकल का प्रयोग करके जो है कि कंफ्यूज किया जाता है, और वहीं पर जो है कॉमन एरर को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि देखिए कुछ अन्य एक्सप्रेशन में जहाँ पर ए लगता है, कौन कौन एक्सप्रेशन में ए लगता है उसको देखते चलिए। जैसे ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई यानी हार का सामना करना या हार मानना। इन अ हरी, देखिए ये सब जगह से पहले जहाँ रेड रेड आप देख रहे हैं वहाँ पर ए लगा हुआ है, ये सब फिक्स लगेगा ही लगेगा, इसके बिना ये अधूरा गलत वाक्य हो जाएगा। इन अ हरी जल्दी में, इन अ डायलिमा दुविधा में, यानी डायलिमा से पहले यहाँ पर ए लगेगा। इन अ रेंज सीमा में, इन अ मूड एक अवस्था में, इन अ टेम्पर गुस्सा में, एट अ लॉस घाटे में या घाटे पर, हैव अ ड्रिंक पीना या जाम लेना, हैव अ रेस्ट आराम करना, गो फॉर अ वॉक यानी वॉक के लिए जाना, हैव अ हेडेक सरदर्द होना, हैव अ स्लीप नींद लेना, हैव अ ड्रीम सपना देखना, हैव अ क्वारल झगड़ा करना, हैव अ फाइट लड़ाई करना, मेक ए नॉइज हल्ला करना, टेक अ रिस्क जोखिम लेना, टेक अ हिंट इंडिकेट करना, कोई भी चीज़ को सूचित करना, टेक अ रेस्ट आराम करना, टेक अ मील भोजन करना, हैव अ गुड और बैड एजुकेशन यानी अच्छा या खराब शिक्षा लेना, या गेट गिव अवार्ड अ स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति देना लेना। इस तरह का स्थिति में जो है या पाना, ऐसे जगह पर ए का प्रयोग होना अनिवार्य होता है, इसलिए लिखा हुआ ऐसे इडियमेटिक प्रयोग में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जहाँ जहाँ पर आप ए देख रहे हैं वैसे जगह पर ए का रहना अनिवार्य है, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, ऐसे जगह पर ए को हटा दिया जाता है या ए के बदले दूसरा आर्टिकल द का प्रयोग करके वहाँ पर प्रॉब्लम को दिया जाता है। और जो स्टूडेंट इसको याद रखे हुए रहते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, जो याद रखे हुए नहीं रहते उसके लिए सब चीज़ एक जैसा लगता है। इन हरी, इन डायलिमा लगता है सही लिखा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में देखिए कॉमन एरर का सेंटेंस हम दे रहे हैं, पेज में देखेंगे पहला वाला एग्जाम्पल में आप देखिए कि पहला वाला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इवन दाउ आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई, नो एरर। तो इसी को जो है कि टुकड़ा में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सीमा इसका हो गया ए का। इवन दाउ आवर टीम, तो यद्यपि हमारे टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, माने पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ फील्ड में उतरा, लेकिन द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उसे हार का सामना कराया, हार का सामना कराया। तो इसको 4 टुकड़े में बांट दिया गया। आपको ढूंढना है गलती कहाँ पर है, ए में है या बी में है, सॉरी यहाँ पर बी छूट गया, बी सी डी या ई। तो ऐसे जगह पर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन सवाल है कि ऐसे जगह पर जो है आपका ए बी सी डी ई, तो इसमें ई में आपका कॉमन एरर यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर ईट द हम्बल पाई जहाँ है तो वहाँ पर
ईट द हम्बल पाई ना होकर के देखिए नीचे वाले में क्या किया गया है, इवन दाउ आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट अ हम्बल पाई। तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से सही है, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है, यह पूरी तरह से सही है। यहाँ पर ए हम्बल पाई होगा, यहाँ पर द हम्बल पाई जो लिखा हुआ है वो द हम्बल पाई गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ईट ए हम्बल पाई होना चाहिए। ईट द हम्बल पाई अगर रहेगा तो वो जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वहाँ पर गलती रहेगा। इसका आगे यानी इसके आगे में देखिए आपका नोट में देखिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तथा प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि इस जगह पर जो है कि ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ काउ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा और ये सही है। ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगेगा, इस सही का टिक लगा हुआ है। एप्पल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए एन का, अब यहाँ ए क्यों लगा, एन क्यों लगा, इसका वीडियो इससे पहले बना चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं लिंक, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कब ए लगता है कब एन लगता है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काउज, ये प्लूरल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले ये नहीं लगेगा। यहीं पर वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ये गलत होगा। राम प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर जो है कि ए आपका गलत होगा, ये प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा, लेकिन वो तभी होगा जब वो उसको कॉमन नाउन में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए या शॉर्ट फॉर्म में एससीएन, पीसीएन, इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यूसीएन मतलब हो जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्रो नाउन मतलब प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से ए और एन का प्रयोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएं। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और इस चीज़ को समझे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया नया जो वीडियो मैं डालता रहूँ सारा का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आर्टिकल में 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट में एक आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, जिसमें एग्जाम्पल देखिए ए एन लिखा हुआ है। तो ए एन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसका जो चर्चा कर चुके हैं इसका वीडियो भी बना करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं एन का यूज़ ऑफ ए एन या स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन वाला वीडियो, तो आपका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दोनों वीडियो का दे दूंगा, आप जा कर के उसमें देख लेंगे। और उसके बाद जो है कि मैं इसमें पूरी तरह से बताऊंगा यूज़ ऑफ द के बारे में। जो सेकेंड यूनिट है आर्टिकल्स का वो है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। तो निश्चित आर्टिकल जो है द है आपका, यहाँ पर द आप देख रहे हैं, तो द इस आर्टिकल पर इस पूरे वीडियो पर चर्चा होगा। इस आगे के पेज में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो है द, लेकिन यहाँ पर द भी लिखा हुआ है और दी भी लिखा हुआ है। तो इस पर हम आगे बताएंगे कि इसका उच्चारण कब द होगा और कब इसका उच्चारण दी होगा। पहले आगे थोड़ा थोड़ा सा देखते चलते हैं। इसमें द का पहले अर्थ समझिए। कभी कभी द का अर्थ सेंटेंस के अनुसार से वह या वही होता है, सेंटेंस के आधार पर अर्थ को निकालिएगा तो ये निकलेगा। तो ये वह या वही इस द का ही अर्थ है। अब इसके आगे हम चलते हैं, सबसे पहले कि द जो यहाँ लिखे हैं उस द को कब उच्चारण, यानी THE को द कब उच्चारण करेंगे और THE को दी कब उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले द उच्चारण कब करेंगे वो, इसके लिए इसको आप पढ़िए। आप यहाँ पर जो है देखिए THE लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। आपका जहाँ नाउन आपका आया हुआ देखिए, यहाँ काव जो नाउन है तो इस काव का पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट साउंड का है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का पहले जो है आपका THE को दी ना पढ़ करके द पढ़ा जाएगा। वहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए डॉग, DOG डॉग,
ये डॉग में भी जो है कि पहला अक्षर का जो है साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट भी है, तो यहाँ पर ये द इसको पढ़ा जाएगा। और उसी तरह से कार, CAR कार, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले THE को द पढ़ा जाएगा, यानी द काउ, द डॉग, द कार। तो अब क्यों द काउ, द डॉग, द कार हुआ, इस चीज़ को आप समझ गए कि द का उच्चारण वैसे समय में करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है, यानी कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले THE लगेगा तो वहाँ पर द होगा। तो ये चर्चा को आप समझ गए। आगे पेज पर बढ़ते हैं, आगे पर चर्चा करते हैं कि अब THE को द ना उच्चारण करके दी किस आधार पर करेंगे। तो THE को दी, तो अब देखिए दी का उच्चारण वॉवेल साउंड से पहले होता है, तो वॉवेल साउंड जो है उससे पहले THE लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर द नहीं बोला जाएगा बल्कि दी बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए द THE लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ था, एलिफेंट, इसमें ELEPHANT में ई पहला अक्षर आपका ई है जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, इसलिए इससे पहले जो द लगा है THE, जिसको THE है तो उसको द ना पढ़ करके हम उसको इस जगह पर क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, यानी वॉवेल से पहले ये आया हुआ है THE, इसको द ना पढ़ करके दी पढ़ेंगे। उसी तरह से अर्थ, EARTH, अर्थ से पहले जो है THE आया है, तो इस THE को द ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, दी अर्थ, दी इसको उच्चारण किया जाएगा। उसी तरह से एंट, ANT, तो ये वॉवेल साउंड है ए, इससे पहले THE आया है तो यहाँ पर द ना बोल करके हम दी बोलेंगे। इस तरह से इसको हम बोलेंगे, पहला का बोलेंगे दी एलिफेंट, दी अर्थ, दी एंट, तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा। तो ये समझने के लिए आप शॉर्ट में समझ गए होंगे कि पहला कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा तो वहाँ पर THE को द बोला जाता है, लेकिन वॉवेल साउंड से पहले लगेगा THE तो उसको दी बोला जाता है। तो द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए यहीं पर अब हम ज़्यादातर लोग यूज द का ही करते हैं, हम यहाँ द बोल रहे हैं, तो यूज़ ऑफ द का उच्चारण जो है यहाँ पर, अब इसको पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो तथा जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी हो और वक्ता तथा श्रोता जिससे पहले से ही परिचित हो। यानी द का इस्तेमाल उस नाउन से पहले करेंगे जिस नाउन के बारे में दो व्यक्ति अगर चर्चा कर रहे हैं तो उस नाउन का चर्चा पहले भी उठ चुका हो, जिसको वक्ता भी यानी बोलने वाला भी जान रहा हो और सुनने वाला भी जान रहा हो। तो वैसी स्थिति पर जो है कि हम जो है कि उस द का प्रयोग करेंगे, वहाँ AN का प्रयोग न करके द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से लिखे हैं। जैसे अगर कोई कहता है एग्जाम्पल में ही इज ए बॉय, देखिए यहाँ द नहीं लगा, ए लगा, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ ए बॉय से कोई एक लड़का का बोध होता है, परंतु यहाँ इसको और बार समझा देते हैं। अगर कोई कहता है ही इज ए बॉय तो यहाँ ए बॉय, तो यहाँ ए बॉय से कोई एक लड़का का बोध होता है, लेकिन कौन लड़का है इसके बारे में पता नहीं चलता है इस वाक्य में, परंतु कोई कहता है ही इज द बॉय, तो यहाँ पर जो है कि तो यहाँ द बॉय से कोई निश्चित लड़का का बोध होता है जिससे श्रोता एवं वक्ता दोनों परिचित है। यानी यहाँ ही इज द बॉय यानी कोई लड़का के बारे में बोलने वाला सुनने वाला पहले से उसका उदाहरण दे रहा है या उसके बारे में कहीं चर्चा हो रहा है, अचानक वो लड़का सामने आ गया तो बोलने वाला उसको डायरेक्ट बोलेगा ही इज़ द बॉय। तो जैसे ही इज़ द बॉय बोलेगा तो हो जाएगा वह वही लड़का है, अर्थात सुनने वाला समझ जाएगा कि और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि इससे कोई निश्चित लड़का के बात हो रहा है। तो यहाँ पर द बॉय से कोई निश्चित लड़का का बोध होगा और ए बॉय से कोई लड़का जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, निश्चित है। तो इसी तरह से ए और द में फ़र्क को आप देखें। अब चलते हैं इसके आगे देखिए
जब कोई इंग्लिश सेंटेंस में एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग होता है तो उससे पहले ए एन लगता है, लेकिन उसी एससीएन का प्रयोग यदि दोबारा या तिबारा होता है तो उस एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी कि अगर एक इंग्लिश सेंटेंस में पहली बार अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो वहाँ पर हम ए या एन लगाएंगे, लेकिन अगर वही रिपीट होने लगा वही नाउन फिर आगे में जाकर फिर से प्रयोग उसमें हुआ तो वो नाउन जब दोबारा उसी वाक्य के बाद वाले जो वाक्य में अगर करेंगे या तिबारा वाले वाक्य में करेंगे तो वैसे जगह पर बार बार ए या एन न लगा करके उसके बाद से उस नाउन से पहले द लगाना शुरू करेंगे, जो एग्जाम्पल में नीचे इसके बाद वाले पेज में दिखाते हैं कि किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में समझना होगा, जैसे पहली बार मोबाइल का यूज पहली बार इस पहला लाइन में किए, पहला सेंटेंस में किए तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। इस मोबाइल से पहले आपका ए लगा है, इसको ए या उच्चारण कर सकते हैं। तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो यहाँ पर पहली बार लगा इसलिए ए लगा, लेकिन इसी मोबाइल का इस्तेमाल आप देखिए आगे करते हैं तो इसका जो है मोबाइल से पहले द लगेगा। आई लाइक द मोबाइल, मतलब मैं वो मोबाइल को या वही मोबाइल को पसंद करता हूँ, अर्थात जिस मोबाइल के बारे में पहला लाइन में चर्चा हुआ उसी मोबाइल का चर्चा सेकंड लाइन में हो रहा है। द लगा दिए, द मोबाइल से हो गया वही निश्चित मोबाइल जिसके बारे पहले बोल चुके हैं, यानी पहला वाक्य में ए मोबाइल लगा, लेकिन उसी मोबाइल को जब दोबारा रिपीट किए आगे तो वहाँ मोबाइल से पहले ए न लग करके द लगा। उसके बाद आगे तिबारा भी देखिए आगे यूज हो रहा है, वहाँ पर भी द लगेगा, ए नहीं लगेगा। फिर देखिए द मोबाइल इज कॉस्टली, वो मोबाइल महंगा है, यानी जिस मोबाइल के बारे शुरू में चर्चा उसी मोबाइल का चर्चा यहाँ पर हो रहा है, यानी मोबाइल क्या है, महंगा है। आई बाउट द मोबाइल इन बिग बाजार, मैंने वो मोबाइल यानी मोबाइल को बिग बाजार में खरीदा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मोबाइल का बात हुआ जिससे पहले द लगा, यहाँ पर मोबाइल से पहले द लगा, यहाँ पर मोबाइल से पहले द लगा, तो ये सारा चीज़ द लगा देने से पहले वाले मोबाइल के बारे में, ऐसा ना कि कोई दूसरा मोबाइल का चर्चा हो रहा बार बार, यही पहला वाला मोबाइल के बारे में ही इस पर चर्चा किया गया है। तो इस तरह से पहली बार जब नाउन को लगाएंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लगाएंगे तो ए लगाएंगे, उसके बाद वही बार बार वाक्य में आगे लगाने लगे तो वहाँ पर उससे पहले आप द लगाएंगे। इस तरह से इसको बारीकी से समझना है और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक यूज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देखिए हेडिंग में यूज ऑफ द है कि कहाँ पर द उच्चारण करेंगे और कहाँ पर दी उच्चारण करेंगे। अब चलते हैं इसको एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन यानी SCOM लिखा हुआ कॉमन एन से नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। कॉमन नाउन यानी जिससे पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध कराने वाले को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। और यहाँ पर कॉमन नाउन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, अर्थात अगर जो है कि अगर काउ आपका सिंगुलर है तो काउज आपका प्लूरल है, लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में। तो द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए काउ है, काउ से पहले द लगाए हैं तो द काउ इज एन एनिमल। तो द काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रहा कि गाय एक जानवर होता है, तो एक गाय का चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ द लगा दिए हैं तो द से लगा देने से ही इस गाय का पूरा जात यानी जितने भी गाय हैं सारे के सारे गायें जो होती है जानवर होती है। तो ये जो है कि द काउ ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले द को लगा करके ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, ना कि कोई एक गाय का बोध करा रहा है। तो इस तरह से जो है पूरा जाति को बोध कराने के लिए उससे पहले द लगा करके
हम पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। द काउ इज एन एनिमल, यानी गाय एक जानवर होता है, यानी गायें जानवर होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द लायन इज ब्रेव। लायन मीन्स शेर बहादुर होता है। तो यहाँ पर शेर बहादुर, तो शेर बहादुर होते हैं। ये लाइन जो है ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन में है और उससे पहले द लगा करके जो है कि इसके पूरे जात का, यानी शेर का पूरा जात ही जो है बहादुर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोई शेर बहादुर होता है, कोई कोई शेर बहादुर नहीं होता। टोटल जितने भी शेर है पूरा शेर जाति ही बहादुर होते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द लगा करके उसके पूरी जाति का बोध कराते हैं पहला पॉइंट में। उसके बाद इसको फिर आगे समझते हैं। आगे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होगा, जिस चीज़ को आप बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन पी कॉम एन मतलब प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता, परंतु फिर नहीं किया जाता, फिर बीच में आ गया परंतु कुछ खास या निश्चित का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी द का प्रयोग होता है। एक जगह बोल रहा है कि द का प्रयोग नहीं होता, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ नहीं होता, फिर बोल रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ फिर द लगता है। तो ये दुविधा को कैसे क्लियर करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अब देखिए यहाँ पर काउज आर एनिमल्स, काउज आर एनिमल्स यानी गायें जानवर होती हैं। तो ये यहाँ पर करेक्ट है, गायें जानवर होती है, काउज आर एनिमल्स। लेकिन यहीं पर अगर इससे पहले द लगा दे, द काउज आर एनिमल्स, तो यहाँ पर द काउज आर एनिमल्स रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल जो है कि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आपका द का प्रयोग पूरी जात को बोध कराने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर द काउज आर एनिमल्स हो ही नहीं सकता है, काउज आर एनिमल होगा, एनिमल्स होगा। तो अब इस जगह पर देखिए कि गायें जानवर होती, ये करेक्ट है, इससे पहले द लगा करके ये रॉन्ग हो जाएगा, द काउज आर। लेकिन फिर दूसरे वाक्य में देखिए काउज से पहले हम द लगाए हैं और ये फिर सही है, द काउज आर इल, द काउज आर इल। तो गायें बीमार हैं। अब यहाँ पर गायें बीमार है तो यहाँ पर द काउज करके बीमार है, तो दुनिया का जितना भी गाय है सभी बीमार नहीं है, कुछ खास या निश्चित, यानी एक जगह पर बहुत सारी गायें हैं और उसमें से कुछ खास या निश्चित गाय बीमार है, तो उस जगह पर प्लूरल कॉमन नाउन से पहले भी द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर द काउज आर एनिमल्स को हम बोलेंगे तो जब यहाँ पर द काउज हो सकता है तो यहाँ पर भी द काउज होगा। तो द काउज करके कुछ खास या निश्चित गायें जो होती है वो जानवर नहीं होती है, टोटल ही गायें जानवर होती है। हाँ, भले उन गायों में से कुछ गाय बीमार हो सकती है, लेकिन गायें कुछ गायें जानवर नहीं, टोटल गाय जानवर होती है। इस कारण से इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा और इससे पहले द का प्रयोग होगा, यानी कॉमन नाउन ही है और प्लूरल ही है, लेकिन इस प्लूरल वाले में होगा और इस प्लूरल वाले में नहीं होगा। इसका और एक एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले पेज में समझाते हैं, जिसको आप समझ करके भी आपका जो है क्लियरेंस आएगा। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए अब फिर ये दोनों के दोनों प्लूरल है। चिल्ड्रेन यहाँ भी प्लूरल है, ये भी सही वाक्य है। यहाँ भी द चिल्ड्रन वाला वाक्य ये भी सही है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, चाइल्ड सिंगुलर नंबर का होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं। तो चिल्ड्रन में एस लगाकर चिल्ड्रन से नहीं किया जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन करके प्लूरल किया जाता है। तो ये कॉमन नाउन है, पूरा बच्चा जाति का बोध हो रहा है, कॉमन नाउन है और ये यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी प्लूरल है, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन आर नॉटी यानी बच्चे नटखट होते हैं। तो बच्चे का जात का नटखट होना उसका स्वभाव में शामिल है, यानी इस वाक्य से पूरी बच्चा जाति का बोध हो रहा है। यानी चिल्ड्रन आर नॉटी बोलेंगे तो दुनिया के जितने बच्चे हैं सभी बच्चे नटखट होते हैं, ये पूरी जाति का बोध होगा। लेकिन इसी वाक्य में अगर हम द लगा देते हैं, द चिल्ड्रन आर नॉटी,
तो ये वाक्य भी गलत नहीं है, लेकिन इस वाक्य का भी मतलब ये होगा बच्चे नटखट होते हैं, इसका भी हिंदी यही होगा, बच्चे नटखट होते हैं। लेकिन जैसे ही द लगा दिए, द लगा देने पर यहाँ चिल्ड्रन का तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, यानी जब द चिल्ड्रन बोल दिए तो कोई गली मोहल्ला या किसी गांव का विशेष बच्चा के बारे में या कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बोला जा रहा है जो नटखट होते हैं या नटखट हैं। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन आर नॉटी किए हैं, तो यहाँ बच्चे नटखट होते हैं या बच्चे नटखट है, तो कुछ गली या मोहल्ले पूरे दुनिया का बच्चा का बात नहीं हो रहा। द जैसे लगा दिए कुछ खास बच्चों के बारे में या कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। अर्थात ये दोनों वाक्य सही है, लेकिन जिसमें द नहीं लगा वो पूरा बच्चे जाति का बोध करा रहा है, और जिसमें द लगा हुआ है उसमें कुछ खास बच्चों का बोध कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे पेज पर। अब यहाँ पर जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपको और समझ में आएगा कि द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इस पॉइंट में फिर क्या लिखे हैं, पॉइंट नंबर 2 में कि द का प्रयोग, आप यहाँ द देख रहे हैं, द का प्रयोग समुद्र, शिव, महासागर, ओशियन, नदी, रिवर, खाड़ी, गल्फ, पर्वत श्रेणी, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, द्वीप पुंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, मरुभूमि, डिजर्ट, महाकाव्य, एपिक, ट्रेन, जहाज, शिप, समुद्री जहाज, शिप या हवाई जहाज, एरोप्लेन, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐतिहासिक स्थान या मकान, हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग इत्यादि के नामों के पहले किया जाता है। एक ही साथ सब कर दिए, फिर इसका आगे का पेज में एक एक करके क्लियर भी करेंगे। तो ये सब चीज़ अगर रहेंगे तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, आप द नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, तो इस प्रशांत महासागर जो है एक महासागर का नाम है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ भी इंग्लिश सेंटेंस का आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर देखिए नेक्स्ट में द गंगेज, द गंगेज यानी गंगा नदी का बोध हो रहा है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। वहीं पर द हिमालय यानी पर्वत का नाम का बोध हो रहा है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज आपका जो है कि द्वीप पुंज का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा। द रामायणा एक एपिक ग्रंथ के बारे में बात हो रहा है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है आपका न्यूज़पेपर, इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। उसके बाद है द तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। द ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह, उसके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। द इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। द विक्रांत ये शिप समुद्री जहाज का नाम है, उससे पहले द का प्रयोग होगा। द राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब इसको बारीकी से फिर आगे समझते हैं। अब उस पॉइंट को और स्पष्ट करते हुए एक करके आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में वही यहाँ दिया गया है कि द का प्रयोग वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले किया जाता है, यानी जितने भी बजाने वाले वाद्य यंत्र है उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे द फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी होता है, तो बांसुरी एक वाद्य यंत्र है, बजाने के वाला सामग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद द वायलन, वायलन भी एक वाद्य सामग्री है, इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। द तबला, तबला भी बजाने वाला सामान है, वाद्य यंत्र है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होगा। अब चलते हैं आगे। द का प्रयोग साइंटिफिक इन्वेंशन यानी वैज्ञानिक आविष्कार के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में वैज्ञानिक आविष्कार बहुत सारे हैं, उसमें से जैसे एग्जाम्पल में दिया था टेलीविज़न, टेलीविज़न
वैज्ञानिक आविष्कार में से, इसलिए इसके नाम से पहले द का प्रयोग हुआ। द टेलीफोन, ये भी वैज्ञानिक आविष्कार है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। इस तरह से जो है कि ये सब जो नाम रहेगा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, ये सब जो है वैज्ञानिक आविष्कार है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल में देखिए, द टेलीविज़न इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, तो यहाँ टेलीविज़न से पहले क्या लगा, द लगा, तो यहाँ द टेलीविज़न इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस। तो इस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार यानी साइंटिफिक इन्वेंशन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं, द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किया जाता है, यानी हम लोग को शरीर का अंग का जो भी भाग है उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द लेग, द हैंड्स, ठीक है, द नोज, द माउथ, ये सबसे पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, यानी उसके पैर पर चोट लगी, यानी वो पैर से घायल हुआ, तो यहाँ पर लेग से पहले द का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हिट हिम ऑन द हैंड्स, उन लोगों ने उसे हाथ पर मारा, तो यहाँ हाथ, हैंड से पहले क्या लगा है, द लगा है, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है हैंड, तो हैंड से पहले द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं इसके आगे के पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, इसमें देखिए, द का प्रयोग धार्मिक समुदाय समूह यानी रिलीजियस ग्रुप्स के पहले किया जाता है। जैसे द सिख्स, द हिंदूज, द पारसीज, द मुस्लिम्स, तो ये सब जो है कि धार्मिक समुदाय के नाम से पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए द सिख्स या द हिंदूज। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द का प्रयोग कानूनी या कानून संबंधी नामों यानी नेम ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ से पहले किया जाता है। कानून संबंधी नाम जैसे होता है पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सबसे पहले, जैसे पुलिस से पहले द पुलिस, उसी तरह से नेवी से पहले द नेवी, उसी तरह से एयरफोर्स से पहले द एयरफोर्स, तो इसी तरह से कानून संबंधी नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द का प्रयोग राजनीतिक पार्टियों पॉलिटिकल पार्टीज के पहले किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो कांग्रेस के पहले क्या लगाएंगे, द कांग्रेस। उसी तरह से जनता पार्टी तो द जनता पार्टी, बीजेपी तो द बीजेपी। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी, तो इससे पहले हम लोग द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले करेंगे। इसके आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है, द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले होता है। तो ऐतिहासिक घटना में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके नाम से पहले जो है द का प्रयोग हुआ। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग हुआ। उसी तरह से द अमेरिकन, यानी यहाँ ए है इसलिए दी अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी एक अमेरिकन क्रांति, तो ये भी आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो इससे पहले दी का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द का प्रयोग आकाशीय पिंड यानी नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज या यूनिक थिंग के पहले किया जाता है। जैसे दुनिया में जो भी कोई यूनिक चीज़ है या आकाशीय पिंड है, तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, पूरा द अर्थ, इस आकाश में एक अर्थ है जो यूनिक भी है और ये आकाशीय पिंड भी है, इसलिए अर्थ से पहले द का प्रयोग हुआ। चंद्रमा, इससे भी पहले आपका द का प्रयोग हुआ क्योंकि आकाशीय पिंड है और यूनिक चीज़ है, पूरा ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा है। उसी तरह से द स्काई, द वर्ल्ड, द स्टार्स, तो ये सबसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज है, ये आकाश पिंड है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, द का प्रयोग
सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर एडजेक्टिव में EST लगता है, जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल द बेस्ट बॉय, जैसे बोलते हैं ना ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। तो सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम, तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री जहाँ आपको पता चलेगा जैसे बेस्ट EST बेस्ट, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। उसी तरह शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह वर्ग में सबसे सुंदर लड़की है। तो मोस्ट, तो यहाँ पर मोस्ट भी जो है आपका, मोस्ट भी आपका जो है कि सुपरलेटिव डिग्री है, जिस कारण इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे पॉइंट पर। इसके आगे पॉइंट पर आप देखिए द का प्रयोग क्रम सूचक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, के पहले किया जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो इस ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द। जैसे द फर्स्ट बॉय, द 10th बॉय, यानी द फर्स्ट बॉय पहला लड़का, द 10th बॉय 10वां लड़का। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब जो है ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसके आगे का पॉइंट में। इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। आप कंपैरेटिव डिग्री में कैसे पहचानते हैं, जहाँ एडजेक्टिव में ER लगता है, या जैसे हो गया गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर, तो बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। या मोर लगता है, मोस्ट के जगह पर मोर लगता है, तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो वहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ पर, देखिए यहाँ जैसे द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, यानी उतना वे लोग पाते हैं जितना वे लोग चाहते हैं, यानी जो लोग जितना चाहते हैं उतना वे लोग पाते हैं। तो यहाँ पर द मोर, मोर जो आया, तो इस मोर से पहले आपका द का प्रयोग हुआ, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा। यहाँ पर भी सेकेंड वाला में कंपैरेटिव डिग्री मोर है, उससे पहले द का प्रयोग हुआ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, यानी दो में से वो ज़्यादा चालाक है। तो यहाँ दो में से वो ज़्यादा चालाक है, तो इस जगह पर जो है क्लेवरर जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो इस स्थिति में आपका प्रयोग होगा। लेकिन नेक्स्ट नोट जहाँ लिखा दिए उस चीज़ को बारीकी से ध्यान से सुनिए। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में फिर नहीं होगा जो नोट में लिखे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन, यानी क्लेवरर जैसे लिखा हो उसके बाद अगर देन रहता, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो, तो उस CD, यहाँ CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, CD के पहले द नहीं लगता है। एग्जाम्पल में देखिए ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है, तो बेटर के बाद देन लग गया, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द नहीं लगेगा, इसलिए लिखा हुआ इज बेटर देन यू, ना कि द बेटर देन। द बेटर देन नहीं होगा इसमें। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में सी इज सीनियर टू यू, ना कि द सीनियर टू यू। अब यहाँ पर सीनियर से पहले द और बेटर से पहले द क्यों नहीं लगा, क्योंकि बेटर के बाद देन लगा हुआ है या सीनियर के बाद टू लगा हुआ। वही पॉइंट नोट में लिखाया हुआ है कि अगर कंपैरेटिव CD यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन या टू लग गया, इस कारण से इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये देन या टू कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लगता इसके बाद, तो उससे पहले द लग जाता, जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं जहाँ पर देन या टू नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, इसको बारीकी से ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे पेज पर। इसमें लिखा हुआ है द का प्रयोग वैसे एडजेक्टिव से पहले किया जाता है जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव को जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर द लगता है। जैसे कि पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, जैसे गरीब एडजेक्टिव है, लेकिन एक नाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके पहले द लगा करके। यानी पुअर का अगर प्लूरल आपको बनाना है, जिस तरह बॉय का बॉयज प्लूरल होता है, उसी तरह पुअर का पुअर्स प्लूरल नहीं होता है। पुअर का प्लूरल करने के लिए यानी आपको इससे पहले द लगा देना होगा, यानी एडजेक्टिव से पहले द लगा करके उस एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर द पुअर आर ऑनेस्ट,
अर्थात गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ गरीब लोग, पूरा गरीब लोग का जाति का बोध और गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पुअर से पहले क्या लगा है? द पुअर आर ऑनेस्ट। तो ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव है लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए द पुअर आर ऑनेस्ट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, गरीब लोग ईमानदार होते के बाद नेक्स्ट, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, यानी अंधे लोग देख नहीं सकते। ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है लेकिन उससे पहले द लगा करके ये अंधे लोग बना दिया, और अंधे लोग देख नहीं सकते, पूरा जाति का बोध हो गया। तो इस तरह से ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेकिन द ब्लाइंड मीन्स अंधे, अंधे लोग, टोटल अंधे लोग का बात हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर इससे पहले, इस एडजेक्टिव से पहले द लगा प्लूरल भी किया गया और इसे नाउन के रूप में प्रयोग भी किया गया है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए, जैसे द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति को खास अगर बनाया जाए तो वैसे जगह पर उसके पहले द लगाया जाएगा और वहाँ पर ऑफ और आपका जो है कि नाउन प्रीपोजिशन ऑफ होगा और नाउन होगा उसके बाद। तो वैसी जगह पर जो है कि द का प्रयोग उस व्यक्ति को या उस चीज़ को खास बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द राम ऑफ द रामायणा, यानी द राम ऑफ द रामायण, रामायणा का राम इज एन आइडियल मैन। रामायणा का राम एक खास व्यक्ति है, यानी रामायणा का राम एक आदर्श व्यक्ति है। तो ये आदर्श व्यक्ति है, तो ये यहाँ राम नाम का कोई आम व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, उसी राम का बात हो रहा है जो भगवान श्री राम बाद में फिर कहे गए। वो एक व्यक्ति के रूप में ही अवतार लिए थे, मानव के रूप में अवतार लिए थे, लेकिन वो अपने कर्म के चलते जो है एक मानव से एक भगवान का रूप धारण कर लिए। तो उसी राम का चर्चा हो रहा है जो भगवान श्री राम है। इस कारण से यहाँ पर जो है कि द राम लगा हुआ, यानी कोई खास राम के बारे में बात हो रहा है जो रामायणा का राम है। तो रामायणा का राम जो एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो यही यहाँ राम से पहले द का प्रयोग हो गया। उसी तरह से द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड, यानी भारत का सोना अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि गोल्ड, यहाँ पूरे विश्व का गोल्ड का चर्चा नहीं हो रहा है, सोना में से कहाँ का सोना, यानी भारत का सोना। तो भारत का सोना अच्छा होता है, तो इसी कारण से गोल्ड से पहले द लगा। और यहाँ देखिए ऑफ के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। इसको और विस्तार से समझने के लिए नीचे वाले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें देखिए द का प्रयोग सामान्यतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि द का प्रयोग जो है कि देखिए ये फार्मूला में रहेगा नाउन ऑफ नाउन। जैसे देखिए स्टूडेंट नाउन है और क्लास नाउन है और इसके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन घुसा हुआ है, नाउन ऑफ नाउन। तो यहाँ पर पहला नाउन से पहले द लगेगा। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा, नाउन ऑफ नाउन। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, यानी इस वर्ग के विद्यार्थीगण नटखट हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउन ऑफ नाउन, तो इस पहले नाउन से पहले द लगा है। तो इस तरह से इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे इस तरह के सारे वीडियो से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, और अगर मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि ये अच्छा वीडियो बना है या नहीं बना है, या इसमें क्या त्रुटि है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और सुधारने का प्रयास करें। और आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, तो अब इस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मैंने अभी भी कह दिया आपको कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब होता है आर्टिकल्स का लोप, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग जहाँ नहीं किया जाए वैसे पॉइंट्स को एक एक करके जो है मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे आर्टिकल्स का लोप यानी आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होगा।
तो जहाँ जहाँ नहीं होगा उस चीज़ को हम एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते चलते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे वीडियो को और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, किसी विषय यानी सब्जेक्ट, भाषा यानी लैंग्वेज, खेल यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ हो, या फिर कोई भाषा हो, या फिर कोई खेल का नाम हो, तो उससे पहले ए एन दी, ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा। तो उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए। जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा कि कोई सब्जेक्ट यानी विषय के नाम से पहले ए एन दी या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि वह इतिहास का विद्यार्थी है। तो यहाँ पर रेड कलर में जो हिस्ट्री देख रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का जो नाम है, तो इस हिस्ट्री से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में हम नॉट ए एन द हिस्ट्री लिखे हुए हैं। तो यानी कि कोई भी विषय रहेगा, चाहे हिस्ट्री रहे या मैथ रहे, ज्योग्राफी रहे, तो उससे पहले ए एन नहीं लगेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि उससे पहले ए एन लगा करके जो दिया जाता है, उसी में स्टूडेंट जो पढ़े हुए रहते हैं उनको याद रहता है कि कोई सब्जेक्ट से पहले ए एन द नहीं लगता है, तब वो ढूंढ पाते कि यहाँ पर कॉमन एरर है। और जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनको लगता है सही है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ ए हिस्ट्री, उसको सही जैसा लगता है। लेकिन पढ़े हुए स्टूडेंट समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हिस्ट्री से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि भाषा से पहले भी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सी कैन स्पीक हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश एंड इंग्लिश, तीनों में से कोई भी दीजिए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या सिर्फ हिंदी। तो ये तीनों के तीनों, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज है। तो इससे पहले, हिंदी से पहले ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। उसी तरह से संस्कृत से पहले ए एन द नहीं लगेगा। उसी तरह से इंग्लिश से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कोई भी भाषा से पहले, भाषा के नाम से पहले भी ए एन द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए नीचे ब्रैकेट में लिखे हैं नॉट ए एन द, हिंदी या संस्कृत या एंड इंग्लिश, ये तीनों कोई भी भाषा के नाम से पहले जो है ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब वह हिंदी बोल सकती है, संस्कृत बोल सकती है और अंग्रेजी बोल सकती है। तो 3 भाषा के बारे में चर्चा हुआ, तीनों भाषा से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, इसमें खेल के बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया। जैसे देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वे लोग फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट एक खेल का नाम है। तो क्रिकेट से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा दे प्ले ए क्रिकेट या दे प्ले द क्रिकेट या दे प्ले एन क्रिकेट, ऐसा ए एन द में से कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए ब्रैकेट में लिखे नॉट ए एन द क्रिकेट, क्रिकेट से पहले ए एन द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पहला जो है पेज को हम लोग समझे। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं कि उस पर क्या दिया गया है। अब चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए लिखा हुआ है, किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण, जैसे माय, योर, आवर, इस तरह से ईटीसी इसके अलावा भी है। तो इस तरह से जो है ये एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, या किसी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत सूचक एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एनी अदर, ये सब जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। या किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन, इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है,
ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। तो इतना जो आप देखें, इस सबसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि एग्जाम्पल में हम दिखा रहे हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यहाँ रेड कलर में जो देख रहे हैं माई, तो माई आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इस पोसेसिव एडजेक्टिव से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखे नॉट ए या द या एन हाउस। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर माई जो लगा हुआ है, तो माई से पहले यानी दिस इज माई, दिस इज ए माई हाउस, या दिस इज एन माई हाउस, या दिस इज द माई हाउस, ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा। यानी ये माई से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर माई हाउस लिखा हुआ रहना चाहिए, लेकिन हाउस मिसप्रिंट है, यहाँ पर सिर्फ हाउस लिखा गया है। समझिएगा, माई हाउस के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ माई को दिमाग में रखिएगा कि माई से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, आई हैवंट एनी पेन, आई हैवंट एनी पेन। तो यहाँ जो एनी आप देख रहे हैं, ये एनी मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इससे पहले, एनी से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नॉट ए एन दी एनी पेन। तो एनी से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा में देखिए, ईच बॉय वाज रेडी। तो यहाँ प्रत्येक लड़का तैयार था। तो यहाँ बॉय से पहले जो ईच है, ये ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ईच से पहले भी आपका ए एन द या दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए नॉट ए एन द या दी ईच बॉय। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तीसरा पेज में चलते हैं। अब इस पेज में पॉइंट नंबर 3, इसमें देखिए लिखा हुआ है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात काइंड ऑफ मतलब इस प्रकार का, टाइप ऑफ प्रकार का, सॉर्ट ऑफ इस तरह का, द रैंक ऑफ या पोस्ट ऑफ इस पद का। तो ये सब जो है, ये सब जब रहेगा, इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यानी इसके बाद आने वाला नाउन रहेगा और उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ये सही वाक्य है। अगर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन अगर ऐसा बोला जाए तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। सुनने में भले यही अच्छा लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन, लेकिन ऑफ ए मैन नहीं होगा। यहाँ देखिए नॉट ए मैन, यहाँ डायरेक्ट लगेगा ए मैन, डायरेक्ट लगेगा मैन। यानी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं इस तरह के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन के जगह पर ए मैन देख करके कॉमन एरर दिया जाता है। लेकिन ये काइंड ऑफ अगर रहेगा और उसके बाद कोई भी नाउन रहे तो उस नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। तो यहाँ पर देखिए द रैंक ऑफ एसपी, एसपी के पद पर, एसपी के पद पर, तो उसे प्रोन्नति दिया गया एसपी के पद पर। तो यहाँ पर एसपी से पहले एनएसपी या द या ए नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि इस एसपी वर्ड जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस एसपी से पहले द रैंक ऑफ लिखा हुआ है। इस कारण से इस नाउन से पहले हम ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एग्जाम में यहाँ पर ए एन दी का लगा करके कॉमन एरर दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ऐसे जगह पर ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। अब चलते इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, इसका आगे का पेज जो है ये 4th पॉइंट है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका लिखा हुआ है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में होता है, कुछ विशेष अर्थों में होता है, तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। उसका कुछ विशेष अर्थ में अगर उसका प्रयोग किया गया तो ऐसे जगह पर ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से विशेष अर्थ, यानी
एग्जाम्पल है मैन इज मोर्टल। मैन मतलब आदमी या इंसान मरणशील होता है, इसका अर्थ है आदमी या इंसान मरणशील होता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत विशेष बात है, पूरे मानव जाति का बात हो रहा है। तो यहाँ पर ये मरणशील होता है तो एक व्यापक अर्थ दे रहा है। अगर नॉर्मल यूज अगर होगा तो मैन से पहले एन लगेगा, लेकिन व्यापक अर्थ अगर रहेगा तो मैन से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ द मैन इज मोर्टल या ए मैन इज मोर्टल नहीं किया जाएगा। हाँ, मैन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते अगर नॉर्मल यूज होगा, जैसे कि ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। तो एक नॉर्मल कोई आदमी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है तो वहाँ पर ही इज ए मैन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ एक व्यापक विशेष अर्थ देता है वैसे जगह पर यह, तो इस वाक्य को अर्थ समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एक विशेष अर्थ को दे रहा है। तो इसी तरह से हो गया मैन इज मोर्टल से पहले, यानी इस जगह पर मैन से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उसी तरह से वुमेन इज मैंस मेट, जो औरतें होती है, औरतें जो होती है वो मर्द के साथ ही होती है, यानी आदमी के साथ ही जीवन साथी होती है। तो यहाँ पर वोमेन ये भी एक विशेष अर्थ को दिया जा रहा है कि औरतें जो होती है वे आदमी के विशेष साथी जीवन साथी होते हैं, इस सेंस में ये अर्थ है। इस कारण से यहाँ पर भी वोमेन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर रहेगा सी इज अ वुमेन तो वहाँ नॉर्मल यूज में एक वुमेन हो सकता है, लेकिन इस पूरे लाइन का अर्थ होता है पूरा दुनिया का सभी जो औरत होते हैं। वहाँ जो है एक विशेष अर्थ को दिखला रहा है कि मर्द, यानी शादी करने के बाद उस मर्द के साथी जीवन साथी होते हैं। ठीक है, तो उस कारण से जो है यहाँ दिया जा रहा है कि वोमेन इज मैंस मेट। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इस पे प्रॉब्लम किस तरह से, जैसे देखिए पूरा इस तरह से एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। द कम्पिटिटिव इस तरह सेक्शन बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ए बी, जहाँ से स्लेश दिया इस एरिया ये ए का है, फिर वहाँ से लेकर के बी का जहाँ तक दिया है स्लेश वो बी का एरिया है, बी का एरिया है यहाँ तक, फिर उसके बाद सी का एरिया है इस स्लेश तक, फिर डी का एरिया है, और कहीं अगर कोई गलती नहीं मिला तो लास्ट में ई का एरिया है, नो एरर, कोई गलती नहीं। तो इस वाक्य को पढ़ेंगे, जैसे देखिए द मैन इज मोर्टल and ultimately he has to leave everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly possessions, no error। तो यहाँ पर देखिए पूरा अर्थ पहले समझा देते हैं। द मैन इज मोर्टल, मानव जो होते हैं, आदमी जो होते हैं मरणशील होते हैं, और अंततः उसे यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यानी इस पृथ्वी पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तथापि फिर भी जो है कि किस प्रकार से जो है युक्ति वक्त वह जुड़ा हुआ रहता है, सांसारिक संपत्ति को लेकर जुड़ा हुआ रहना चाहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इस जगह पर पूरे वाक्य में जो है कि यहाँ द मैन जो किया हुआ, मैन से पहले द लगा दिया है, तो यही द पर कॉमन एरर गलती है इस वाक्य का, इस जगह पर हिस्सा पर गलती है। इस कारण से एग्जाम में जब इसका आंसर होगा तो ए होगा, क्योंकि मैन से पहले द लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको समझे। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर फिर चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज का पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछा जाता है इसको एग्ज़ाम में। जैसे देखिए यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन या जेल, एक ही चीज़ होता है, प्रिजन जेल, और जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इतने सारे जो इंग्लिश के वर्ड है इसका कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बना है। स्कूल मतलब स्कूल लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल जो है, स्कूल एक ऐसा जगह जहाँ लोग इलाज कराने नहीं जाते बल्कि पढ़ने जाते हैं, तो उसका एक उद्देश्य है। स्कूल कॉलेज का एक उद्देश्य है कि वहाँ इलाज कराने नहीं बल्कि पढ़ने जाते हैं। उसी तरह से चर्च जो है प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जो है इलाज कराने जाते हैं, और प्रिजन या जेल जहाँ पर से जो कैदी होते हैं सजा काटने जाते हैं, कोर्ट में न्याय पाने जाते हैं, बेड में सोने के लिए जाते हैं, मार्केट सामान जो है कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह का एक मौलिक उद्देश्य के लिए वर्ड बना है। तो ऐसे मौलिक उद्देश्य के अर्थ पर जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो वैसे जगह पर इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 में देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि
मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ, तो इस वाक्य में डेली जाता है अर्थात ये पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए विशेष उद्देश्य है। तो यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने के लिए, यानी पढ़ने के लिए कोई जा रहा है प्रत्येक दिन, तो जिस उद्देश्य के लिए स्कूल बना उसी उद्देश्य के लिए कोई जा रहा है, तो यहाँ पर स्कूल से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसमें आई गो टू द स्कूल डेली वाले में द लगा दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आई गो टू स्कूल डेली ये सही है, इसमें नॉट द स्कूल नहीं होगा। लेकिन हाँ द लग सकता है, किस अर्थ पर, जब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आई गो टू द स्कूल, यहाँ पर ये द लगा दिया है और ये वाक्य सही भी है। अगर ये सही तब है जब कोई स्कूल तो जा रहा है लेकिन अन्य काम से, जैसे कभी पेरेंट्स जाते हैं फी जमा करने के लिए, तो वो वहाँ पर जो है कि पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो अन्य काम से जा रहे हैं, इसलिए वो अन्य काम के तहत में स्कूल से पहले द लग जाएगा। वहाँ पर आई गो टू द स्कूल सही है। इसलिए कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों वाक्य सही है या कौन गलत है कौन सही है। तो दोनों ही वाक्य सही है, आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल। लेकिन आई गो टू स्कूल का मतलब मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, और आई गो टू द स्कूल का मतलब होता है मैं पढ़ने नहीं बल्कि अन्य काम से जाता हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तीसरा देखिए, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल से पहले ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि हॉस्पिटल जो है कोई घायल व्यक्ति इलाज कराने जाते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि एक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजा गया। तो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं तो क्या स्कूल भेजा जाएगा, हॉस्पिटल भेजा जाएगा, क्योंकि उसका मौलिक जगह हॉस्पिटल है। तो इसलिए उस हॉस्पिटल से पहले क्या है, ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में नॉट, इसलिए नॉट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में होता द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू द हॉस्पिटल लिख देता है। तो यहाँ पर जब इस चीज़ को आप पढ़े हुए रहेंगे तो समझ रही इस मौलिक उद्देश्य के लिए हॉस्पिटल जो कोई अगर जा रहा है तो वहाँ उस पर आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी द दिया हुआ, तो यहाँ पर गलत है। तो इसी तरह से इसको ध्यान देना है और समझना है। तो ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा जब ये उसका मौलिक उद्देश्य के लिए जाता है, यानी जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बना हुआ उसी उद्देश्य के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो उससे पहले उस वर्ड से पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम्स यानी कॉमन एरर वाला दिया हुआ है, इस वाक्य को पढ़ते हैं। द रोबर्स वेर कॉट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। यानी कि डकैत पकड़े गए जैसे ही वह जेल से भागने वाले थे, जैसे ही वो जेल से भागने वाले थे डकैत पकड़े गए। तो अब इसको चार भाग में, यहाँ 4-5 भाग में डिवाइड किया गया है। द रोवर्स वेर को यहाँ पर ए एक हिस्सा हो गया ए, काउट जस्ट एज दे ये हिस्सा हो गया बी, उसके बाद वर अबाउट टू ये इसका हिस्सा हो गया सी, और एस्केप फ्रॉम द जेल इसका हिस्सा हो गया डी। अंत में नो एरर, अगर कहीं पर गलती नहीं मिलेगा डी तक तो समझ जाइएगा नो एरर है, तो ये वाला ऑप्शन को आप ये कर देंगे, टिक लगाएंगे। और अगर आप देख रहे कि नहीं गलती है, तो यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन में जो है गलती है, जेल से पहले द नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जेल का उद्देश्य है जहाँ कैदी को रखा जाता है। तो उस उद्देश्य के लिए तो उसी जगह से कैदी भाग रहा था, तो इस कारण से जो है जेल यहाँ पर जो है सही उद्देश्य वाला जगह कैदी के लिए है, और इस कारण से जेल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दे दिया है। तो यहाँ पर कॉमन एरर डी है, डी में टिक लगाएंगे या गोला घुमाएंगे, या ऑनलाइन एग्जाम दे रहे तो टिक लगाएंगे इस पर। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को आप समझे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और लगा ही होगा क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को जो है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर देखिएगा कि आपका बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दे, फिर खुशीपूर्वक से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।